हेलो फ्रेंड्स, दृष्टि में आपका स्वागत है और मैं हूं आनंद। दोस्तों, इस वीडियो में मध्य प्रदेश मुख्य परीक्षा में आए प्रश्नों पे हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, यहां पर इस वीडियो में हम वर्ष 2017 में आए कुछ प्रश्नों को विस्तार से करेंगे। प्रश्नों के उत्तर लिखने की शैली और साथ ही साथ अतिरिक्त जानकारी को भी जानने का प्रयास करेंगे, ताकि यदि उनसे जुड़े आगामी वर्ष में प्रश्न आते हैं उन्हें करने में आप सक्षम रहेंगे। दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा आज का इस सत्र का पहला प्रश्न कि क्षेत्रीय असंतुलन से आप क्या समझते हैं, क्या अभिप्राय है। जब विकास होता है, प्रगति होती है, तो क्या सभी क्षेत्रों के प्रगति की दर बराबर होती है? नहीं होती है। दोस्तों, आप देखें, कुछ राज्य और राज्य में भी कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जिनके पास लाभ अधिक पहुंचता है, या कुछ भौतिक, भौगोलिक, आर्थिक या ऐतिहासिक कारण होते हैं जिन कारणों से कुछ क्षेत्रों में लाभ अधिक पहुंचता है, कुछ क्षेत्र उससे वंचित रह जाते हैं, जिससे राज्यों के बीच में असमानता, क्षेत्रों के बीच असमानता होती है, जिसको क्षेत्रीय असमानता कहते हैं। दोस्तों, यहां परिभाषा की बात करें तो आप समझिए कि आर्थिक या विकास के आधार पर क्षेत्रों के बीच होने वाली या देखी जाने वाली विषमता क्षेत्रीय असंतुलन कही जाती है, या को हम क्षेत्रीय असंतुलन कहते हैं। दोस्तों, यहां पे हमने क्या किया, विकास मतलब डेवलपमेंट को आधार माना है। डेवलपमेंट के आधार पर क्षेत्रों के बीच जो विषमता है, जो अंतर है, उसको क्षेत्रीय असंतुलन कहते हैं। बिल्कुल सही बात। यहां पे दोस्तों आप ऐड करेंगे कि यह असंतुलन आर्थिक या सामाजिक या राजनीतिक या भौगोलिक आधारों पर होता है। इसका मतलब यह हो कि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, कुछ ऐसे क्षेत्र मिलेंगे जहां पर राजनीतिक जो जागरूकता है बहुत कम है, और इसीलिए वहां पर एक राजनीतिक, कुछ राज्य ऐसे हैं, आप देखें कुछ राज्य बहुत बड़े होते हैं, उन राज्यों के द्वारा उस लोकतंत्र की प्रक्रिया में काफी बड़ा योगदान होता है, उनकी जो साख है ज्यादा होती है। कुछ राज्य छोटे होते हैं, तो पॉलिटिकली कुछ राज्य मजबूत हैं, कुछ राज्य कमजोर हैं। दोस्तों, आप देखिए, दूसरा है आर्थिक रूप से, उद्योगों को लेकर, धन को लेकर, कराधान को लेकर, संसाधनों को लेकर कुछ राज्य उन्नत होते हैं, कुछ राज्य कमजोर होते हैं। सामाजिक रूप से कुछ राज्यों में आप देखेंगे जो विचारधारा उन्नत होती है, सोच उन्नत होती है। कुछ राज्यों में, कुछ जिलों में आप देखेंगे सामाजिक जो कुरीतियां हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। इस कारण से भी क्षेत्रीय असंतुलन देखने को मिलता है। इन सभी आधारों पर जब हम दो क्षेत्रों की तुलना करते हैं तो हम पाते हैं कि उनमें जो विषमता है उसको रीजनल इम्बैलेंस या क्षेत्रीय असंतुलन कहा जाता है। दोस्तों, पहली बात तो ये हमारी परिभाषा हो गई, इस प्रश्न का उत्तर हो गया। लेकिन हम जरा अतिरिक्त बातें करते हैं कि देश में या हमारे राज्य में, मध्य प्रदेश में भी दोस्तों आप देखिए कहां कहां क्षेत्रीय असमानता आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों, आप देखिए, झाबुआ है, अलीराजपुर है, क्या इनके विकास का स्तर इंदौर, उज्जैन के बराबर है? क्या मध्य प्रदेश के सभी जिलों का विकास, चाहे कृषि में हो, उद्योग में हो, सेवा में हो या अन्य रूप से हो, क्या बराबर है? नहीं। कुछ क्षेत्र आपको उन्नत मिलेंगे। अब अगर राज्य से बाहर जाए हम, तो कुछ राज्य ऐसे हैं जैसे मान लीजिए महाराष्ट्र, तमिलनाडु है,
जो विकसित हैं, उन्नत हैं, झारखंड, छत्तीसगढ़ या पूर्वोत्तर जो राज्य हमारे हैं, उनका विकास उनके बराबरी में नहीं आता। तो इस प्रकार से देश के भीतर जो राज्य हैं, राज्यों के बीच असमानता है, या राज्य के अंदर जो जिले हैं, जो क्षेत्र हैं, उनके बीच असमानता है। असमानता क्यों है? क्योंकि जो विकास का दर था, जो विकास की गति थी, वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग है, जिसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। दोस्तों आप देखें, जैसे कुछ राज्यों में आप देखें संसाधनों की परिपूर्णता है, संसाधनों की परिपूर्णता है, तो जिन क्षेत्रों में संसाधन बहुत ज्यादा है उनका विकास तो होना ही होना है, वहां पर उद्योग भी आता है। किसी क्षेत्र में कोयला है, किसी क्षेत्र में सोना है, किसी क्षेत्र में या अन्य खनिज मिलते हैं, तो उनसे संसाधन की परिपूर्णता से विकास होता है। अवसंरचना का अभाव, जिन राज्यों में क्षेत्रों के पास बंदरगाह है, सड़कें हैं, रेलवे के विस्तार हैं, उनका विकास तेजी से होगा, जबकि जहां पे इन चीजों का उपस्थित नहीं है, उनका विकास थोड़ा धीमे होगा। दोस्तों यहां देखिए आप, शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था, अगर किसी क्षेत्र में आपने ये पहुंचा दी है तो उनका विकास तेजी से होगा, बाकी का विकास रह जाएगा। दोस्तों भारत में 1967 के समय हमने हरित क्रांति को अपनाया। इसका उद्देश्य था भारत में खाद्यान्नों के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाना और भारत को खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर करना। आप ये देखें कि हरित क्रांति से भारत के पश्चिमी या उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों को इसका बहुत लाभ मिला। पंजाब, हरियाणा का जो सशक्तिकरण है, आधुनिकीकरण है, बहुत तेजी से हुआ, किंतु देश के जो पूर्वोत्तर भाग हैं, बिहार है, बंगाल है, उड़ीसा है, पूर्वोत्तर राज्य हैं, उनके किसान पंजाब, हरियाणा के किसानों की तुलना में काफी निर्धन हैं। दोस्तों इसीलिए ये एग्जाम्पल है, उदाहरण है क्षेत्रीय असमानता का या विषमता का या असंतुलन का। दोस्तों इस प्रकार से आप देखेंगे, संसाधन का होना, शिक्षा का होना, नीतिगत प्रयास हो या अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक मार्गों पे जो राज्य स्थित हैं, जो क्षेत्र स्थित हैं, उनका विकास तेजी से होता है, बाकी विकास या बाकी क्षेत्रों का विकास पीछे रह जाता है। दोस्तों इसे हम कहते हैं क्षेत्रीय असंतुलन या रीजनल इम्बैलेंसेस। दोस्तों यहाँ पर जो क्षेत्रीय असंतुलन है ये एक अच्छी चीज नहीं है। इससे जो राज्य पिछड़े हैं, जो क्षेत्र पिछड़े हैं, उनमें अलगाववाद, उनमें तनाव, उसमें आक्रोश की भावना उत्पन्न होती है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। और आप देखेंगे जब जब किसी राज्य में कोई ऐसा उपद्रव हुआ है तो उसका एक कारण है क्षेत्रीय असमानता या असंतुलन। आरक्षण की मांग होना, अलग राज्य की मांग होना, या कुछ अलगाववादी ताकतें होती हैं जो अलग देश की मांग कर बैठती हैं। तो इन सब का जो कारण है वो है क्षेत्रीय असंतुलन होना, कि रीजनली, क्षेत्रीय रूप से कुछ राज्य अंडर डेवलप्ड हैं, उनके पास विकास या उनके पास व्यवस्थाएं कम हैं, तो वो अपने विकास के लिए उन्नत देशों को या उन्नत क्षेत्रों को दोषी मानती हैं, सरकार को दोषी मानते हुए अपने उन्मूलन या अपने लिबरेशन की बात करती हैं, और इसीलिए इनको रोकना जरूरी है। इसीलिए जो क्षेत्र पिछड़े हैं उनके लिए विशेष कार्यक्रम चलाकर उनको विकसित किया जाए, ताकि क्षेत्रीय असमानता या असंतुलन कम हो सके। दोस्तों यहां पर हमारा उत्तर हो गया कि विकास के आधार पर क्षेत्रों के बीच जो विषमता है उसे हम क्षेत्रीय असंतुलन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल आप जरूर दें कि हरित क्रांति के बाद उत्तर पश्चिमी भारत का विकास जो पूर्वोत्तर भारत है उसके विकास से काफी उन्नत हुआ, जिससे देश में क्षेत्रीय असंतुलन आया है। दोस्तों यहाँ पर परिभाषा लिखी और एक उदाहरण देने का मैं सिफारिश जरूर करूंगा कि इसको आप दें, उससे आप देखेंगे लाभ पहुंचेगा। दोस्तों अगला प्रश्न हमारे सामने है, समावेशी विकास किसे कहते हैं? दोस्तों आप देखें, विकास का जो तात्पर्य है, डेवलपमेंट का तात्पर्य है एक ऐसा वातावरण देना कि लोग अपनी क्षमता का पूर्ण इस्तेमाल कर सकें, अपनी क्षमता का इस्तेमाल कर सकें, उनको पर्याप्त अवसर मिलें। तो अवसरों का होना, क्षमता का विकास होना, ये क्षमताओं का जो क्षमता है उसका उन्नत होना विकास कहलाता है।
अब दोस्तों यहां पर जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, उसके दो रूप देखे जा सकते हैं। जैसे एक समावेशी और एक सतत। दोस्तों विकास जो है, जो डेवलपमेंट है, पहले इसको आप समझिए, महसूस कीजिए कि विकास का मतलब है एक ऐसा माहौल, एक ऐसी स्थिति जहां पर आप अपनी क्षमता के हिसाब से लाभ ले सकते हैं। आपको अवसर क्षमता के हिसाब से मिलते हैं, ना कि किसी जाति, धर्म या अन्य आधारों पर। तो व्यक्तिगत क्षमता ही आपका आधार बनती है, और यदि कोई कमजोर है तो उसको भी अवसर पूरा मिलेगा ताकि असमानता कम हो। लेकिन यहां पर दो कंसेप्ट आते हैं, एक है इंक्लूसिव और एक है सस्टेनेबल। दोस्तों आप देखें कि जब विकास, जो डेवलपमेंट है, वो सभी वर्गों को साथ लेके होगा, मतलब विकास का एक ऐसा मॉडल जिसमें अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां या महिलाएं, वृद्ध, अल्पसंख्यक जैसे सभी जो कमजोर वर्ग हैं, उनको साथ लेके होने वाले विकास को समावेशी विकास कहा जाता है। तो इसका परिभाषा क्या हो गया? इसकी परिभाषा हो गई कि विकास का वह स्वरूप, तो हम लिख सकते हैं विकास का या प्रगति का वह स्वरूप जो समाज के सभी वर्गों जैसे अनुसूचित जातियां, जनजातियां, अन्य पिछड़े जातियां या अल्पसंख्यक या महिलाएं, दिव्यांग आदि को साथ लेकर हों, या जो आदि को साथ लेकर हो, उसे हम समावेशी विकास कहते हैं। मतलब विकास का वह रूप जो इन सभी को साथ लेकर चले, इनकी सहमति, इनकी भागीदारी के साथ होने वाला जो विकास है दोस्तों, उसे कहते हैं समावेशी विकास। पहली बात तो ये दोस्तों, अगर विकास समावेशी नहीं है तो उसको विकास कहेंगे भी नहीं। तो डेवलपमेंट का मतलब ही है कि वैसी प्रगति जो सबको साथ लेके चले। तो सबको साथ लेके यदि आप चलते हैं, इसका मतलब ये है, उसे कहा जाएगा समावेशी विकास, जो भारत सरकार की नीतियों का एक अहम पड़ाव है, अहम स्तंभ है। दोस्तों यहां पर आप देखें, जब बात करते हैं सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है, उसको देखें आप। सस्टेनेबल का मतलब होता है सतत, एक ऐसा विकास का स्वरूप जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरी करते हुए भविष्य की पीढ़ी की आवश्यकताओं को भी पूरी करे। मतलब एक ऐसा विकास जो चलता रहे, वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी पूरी करने का वो क्षमता रखे, उसे कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। दोस्तों वैसा विकास जो आज के लिए भी है और कल के लिए भी है और परसों के लिए भी है, उसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सतत विकास। दोस्तों हालांकि ये पूछा नहीं गया है, लेकिन ये एक प्रश्न भी आ सकता है कि ये क्या है। तो आप समझिए कि विकास का वह स्वरूप, हमने इसकी बात तो कर ली, इसका उत्तर हमने दे दिया कि सबको, या विकास का वह स्वरूप जो समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चले, उसे हम कहते हैं समावेशी विकास, जो भारत सरकार की नीतियों का एक प्रमुख स्तंभ है। आप देखिए, जो भी योजनाएं हमारी हैं, चाहे वो दिव्यांग के लिए हो, महिलाओं के लिए हो, अल्पसंख्यक के लिए हो, किसान के लिए हो, तो समाज के सभी सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को साथ लेकर चला जाए, उसे हम कहते हैं समावेशी विकास। अगर ये विकास होगा
तो लोगों में सरकार के प्रति विश्वास बढ़ेगा जो देश को आगे लेकर जाएगा। यदि ऐसा नहीं होगा दोस्तों, आप समझ सकते हैं, अगर किसी वर्ग को आप वंचित रखेंगे तो वंचित कब तक रखेंगे? एक समय के बाद विद्रोह होगा, प्रोटेस्ट होगा, जो समस्या को उत्पन्न करेगा। दोस्तों यहां पर आप देखिए, जो दूसरा पहलू हमारा है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। तो यहां पर हम ये याद रख सकते हैं कि विकास का वह रूप जो वर्तमान पीढ़ी के आवश्यकताओं को पूरी करते हुए भविष्य के पीढ़ी की आवश्यकताओं को भी पूरी करने का सामर्थ्य रखता हो, या वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं का भी ध्यान रखता हो। इस प्रकार के विकास को हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सतत विकास। दोस्तों ये हमारी परिभाषा इसकी हो गई और हमने इसकी परिभाषा भी देख ली, जो हमारा उत्तर दोस्तों यहां बन जाता है। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करेंगे और वो ये है कि राष्ट्रीय आय को परिभाषित करें। दोस्तों यहां पर क्वेश्चन बहुत सिंपल है, किंतु विस्तार से हम बात करेंगे राष्ट्रीय आय क्या है। दोस्तों एक देश हमने लिया, इस देश में एक हमने फैक्ट्री की बात की, और देश में बाकी जो लोग हैं वो यहां पर हैं। इस फैक्ट्री से उत्पाद होता है और ये समाज या लोग हैं। इसको ऐसे देखें आप, समाज के लोगों ने अपनी भूमि दी है फैक्ट्री के लिए, और फैक्ट्री वाले ने इनको इस भूमि के बदले किराया दिया। ऐसा होता है। समाज के लोगों ने फैक्ट्री में काम करने के लिए मजदूर उपलब्ध कराए, तो फैक्ट्री ने उसे क्या दिया? मजदूरी उपलब्ध कराई। समाज के लोगों ने धन दिया फैक्ट्री को लगने में, काम करने में, तो फैक्ट्री वाले ने ब्याज इसके बदले दिया। इस समाज में, इस राष्ट्र में दोस्तों आय कहां से आ रही है? आप देखें, आय आ रही है ब्याज से, मजदूरी से और किराए से। क्या ये ब्याज, मजदूरी, किराया और समाज का एक व्यक्ति जो फैक्ट्री चलाता है वो रिस्क लेता है, जोखिम लेता है, उसे बदले में मुनाफा मिलता है? तो क्या हम कह सकते हैं कि समाज में जो किराया मिला, जो मजदूरी मिली, जो ब्याज मिला और जो मुनाफा समाज ने अर्जित किया, देश ने अर्जित किया, क्या ये राष्ट्रीय आय है? बिल्कुल है, क्योंकि राष्ट्र की आय कहां से आ रही है? आप देखें, राष्ट्र की आय इस किराए से आ रही है, मजदूरी से आ रही है, ब्याज से है या मुनाफे से है। दोस्तों इसी चीज को अगर हम ऐसे देखें कि किराया, मजदूरी, ब्याज कहां से आ रहा है? वो आ रहा है इस फैक्ट्री के उत्पादन से। तो जितना फैक्ट्री में उत्पादन होगा, उस उत्पादन की एवज में किराया, मजदूरी, ब्याज और मुनाफा दिया जाएगा। तो जितना उत्पादन देश में हुआ, यदि हम उसको माप लेंगे, उसकी हम गणना कर लेंगे, तो हमें राष्ट्रीय आय का आइडिया भी मिल जाएगा। इसीलिए दोस्तों हम कह सकते हैं किसी एक देश में, किसी एक देश में एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को उस राष्ट्र का राष्ट्रीय आय के रूप में परिभाषित करेंगे। दोस्तों आप देखिए, राष्ट्रीय आय ऑब्वियस सी बात है, किसी राष्ट्र की बात है। तो यहां पर हमने क्या देखा? किसी एक देश की बात हो रही, जहां जहां देश है, जो देश है, भारत, अंडमान निकोबार है,
लक्षद्वीप है, तो जहां जहां भारत है वो भारत के राष्ट्र में माना जाएगा। तो किसी एक देश में एक वित्तीय वर्ष, दोस्तों वित्तीय वर्ष क्या होता है आप देखें, 1 अप्रैल से अगले साल की 31 मार्च तक की जो अवधि है उसको हम वित्तीय वर्ष कहते हैं, उसको हम फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच की जो अवधि है उसको हम बोलते हैं एक वित्तीय वर्ष। इस अवधि में जो भी हमने उत्पाद किया है, चाहे वो वस्तु हो, सेवा हो, चाहे वो सीमेंट हो, चाहे वो कोई और बैंकिंग या इंफ्रास्ट्रक्चर हो, या फिर वो कोई आईटी सर्विसेज हो, तो सभी प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं जो हमने उत्पन्न किया है उसका अंतिम मूल्य, अंतिम का दोस्तों मतलब ये होगा कि अब जो मूल्य है, अब जो उत्पाद है वो तैयार है उपभोग करने के लिए। मान लीजिए आपने धागा खरीदा, किसी फैक्ट्री वाले ने धागा खरीदा, तो धागा अंतिम नहीं है, वो उससे कपड़ा बनेगा, वस्त्र बनेगा। तो वस्त्र जो बनेगा अगर वो अंतिम है तो उसका मूल्य लेंगे दोस्तों। इसीलिए अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को हम राष्ट्रीय आय के नाम से परिभाषित करते हैं दोस्तों। ये है इसकी परिभाषा, जिसमें आपको वित्तीय वर्ष को लिखना है, मतलब बताना है, अंतिम शब्द होना जरूरी है और उसका जो मॉनेटरी वैल्यू है, मौद्रिक मूल्य है, वो होना जरूरी है। तो यहाँ पे आप देखें कि किसी भी देश में जो उत्पादन हुआ है, क्योंकि जितना उत्पादन हुआ होगा ना, उसी के बराबर तो क्या है, जो राशि है वो उस उद्योग में या उस देश में उन लोगों को गई होगी जो राष्ट्रीय आय बनाती है दोस्तों। हालांकि प्रैक्टिकली आप देखेंगे तो जो ये कमाई हुई है ना, इस कमाई का कुछ हिस्सा सरकार भी तो ले लेगी, और इस कमाई में से आप देखिए उत्पादन जब होता है तो उत्पादन होते समय मशीन घिसती है, उसका नुकसान भी तो होता है। मान लीजिए आपने उत्पादन किया, उत्पादन करते समय मशीन घिस गई, मशीन खराब हो गई, तो वो नुकसान हो गया, अर्थव्यवस्था का नुकसान है, उसको माइनस करेंगे, जो बचेगा वो हमारा शुद्ध इनकम होगा। लेकिन अभी जो हम देखते हैं मोटा एक ब्रॉड टर्म में, तो यहाँ पे लिखेंगे आप कि किसी एक देश में एक वित्तीय वर्ष में जो सभी अंतिम वस्तु और सेवा है उसके मौद्रिक मूल्य को हम उसकी जीडीपी के नाम से जानते हैं या उसके राष्ट्रीय आय के नाम से जानते हैं दोस्तों। ये हमारे इस उत्तर की परिभाषा है और ये हमने इसके माध्यम से समझा है कि इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं दोस्तों। यहां पर एक बात और जानने वाली है कि राष्ट्रीय आय जो है, अब अगर भारत की बात करें तो उस राष्ट्रीय आय को यदि हम भाग दे देते हैं जनसंख्या से, तो हमें प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय मिल जाती है। तो राष्ट्रीय आय आपने ली, उसको भाग दिया अपने पॉपुलेशन से, तो क्या मिलेगा आपको? आपको प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय का ज्ञात हो जाएगा दोस्तों। ये हमारा इसका उत्तर हो गया दोस्तों। अगला हमारा जो प्रश्न है वो है कि सेबी की भूमिका क्या है? क्या है दोस्तों सेबी? आइए उसकी बात करें। तो सेबी का मतलब है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसको सेबी कहा जाता है, जिसकी स्थापना वैसे तो अप्रैल 12, 1988 को हुई, किंतु 1992 में सेबी अधिनियम पारित किया गया, तो 1992 में सेबी को वैधानिक दर्जा मिला और सेबी एक्ट हमने पास किया 1992 में। ये दोस्तों एक बेसिक बैकग्राउंड है। हमारा प्रश्न दोस्तों ये कि सेबी की भूमिका क्या है, क्या है सेबी का रोल? आइए जरा उसकी बात करें दोस्तों। ऐसा है कि देश में एक वित्तीय बाजार है। वित्तीय बाजार का मतलब होता है एक ऐसा बाजार जहां पर धन का लेन देन होता है, निवेश होता है, ऋण होता है, देश वित्त का लेन देन जहां पे होता है उसको बोलते हैं वित्तीय बाजार। इस वित्तीय बाजार के दोस्तों दो हिस्से हैं, एक है मुद्रा बाजार और एक है पूंजी बाजार।
मुद्रा बाजार मतलब मनी मार्केट। मनी मार्केट में दरअसल 1 साल से कम की अवधि के लिए धन का लेन देन होता है और पूंजी बाजार में 1 साल से अधिक के लिए पूंजी का लेन देन होता है। दोस्तों आप देखिए, शेयर बाजार की अगर हम बात करें, शेयर बाजार हमारा आता है पूंजी बाजार में, जहां पर होता क्या है कि आमतौर पे लंबी अवधि के लिए हम शेयर खरीदते हैं, बेचते हैं, निवेश करते हैं और उससे किसी कंपनी को धन देते हैं ताकि वो अपने व्यापार को आगे बढ़ा सके। दोस्तों इस पूंजी बाजार के विनियामक के रूप में, इस पूंजी बाजार के विनियामक मतलब रेगुलेटर के रूप में सेबी का गठन किया गया है। आपने सुना होगा कोई कंपनी अपना आईपीओ निकालती है। आईपीओ क्या होता है? आईपीओ दरअसल इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होता है। आईपीओ दरअसल ये बताता है कि कोई कंपनी अपना शेयर पहली बार बाजार में निकाल रही है और लोगों से निवेश मांग रही है। आईपीओ निकालने के लिए आपको सेबी की अनुमति चाहिए, क्योंकि आप दरअसल पूंजी बाजार में जाएंगे और उस पूंजी बाजार में जाकर आप सेबी की परमिशन लेकर अपना शेयर बाजार में निकालेंगे और लोगों से धन एकत्रित करेंगे। पूंजी बाजार या शेयर बाजार के संदर्भ में जो भी गतिविधियां हैं वो उनके लिए सेबी की अनुमति होना जरूरी है। दोस्तों ये बात करते हैं सेबी की भूमिका क्या है, इसका रोल क्या है। आप देखें तो सेबी, जैसा हमने देखा, एक वैधानिक संस्था है जो देश में पूंजी बाजार, चाहे वो शेयर बाजार हो या वो बॉन्ड बाजार हो, उसकी एक विनियामक है, एक रेगुलेटर है। ये इस पूंजी बाजार या देश में पूंजी बाजार के विस्तार, विकास के लिए जवाबदेह है। सेबी की भूमिका निवेशकों के हितों को सुरक्षित करने के लिए भी है। तो बाजार का विस्तार जरूरी है, निवेशक का हित जरूरी है। किसी भी प्रकार बाजार में किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी या फर्जीवाड़े या फ्रॉड की रोकथाम करना और जांच करना किसके जिम्मे आता है? सेबी के अंदर आता है। दोस्तों इस मुद्दे में, इस फील्ड में ये सरकार और संस्थाओं को परामर्श भी देती है, मतलब परामर्श वाली संस्था भी कहा जाएगा, परामर्शवादी संस्था है। दोस्तों ये सेबी की मुख्य भूमिकाएं हैं देश में पूंजी बाजार, देश में शेयर बाजार, देश में बॉन्ड बाजार। दोस्तों बॉन्ड में होता क्या है? बॉन्ड के माध्यम से हम ऋण देते या लेते हैं और शेयर के माध्यम से हम निवेश करते हैं। तो शेयर जब हम लगाते हैं तो रिस्क भी हम झेलते हैं, जबकि बॉन्ड में रिस्क, जिसको हमने पैसा दिया है, रिस्क जोखिम उसका होता है। तो बॉन्ड बाजार हो, शेयर बाजार हो, इनका जो रेगुलेटर है देश के पूंजी बाजार का, कौन है दोस्तों? वो सेबी है, जो भारत की एक वैधानिक संस्था है। इस बाजार के विस्तार, विकास के लिए जवाबदेह है
नीतियां बनाता है। अब मान लीजिए आईपीओ निकालने के लिए आपको सेबी से अनुमति चाहिए होगी, तो इस बाजार में अधिक निवेशक आए, अधिक लोग इससे जुड़े, जिन्होंने पैसा लगाया है। आप देखें दोस्तों यहां पर क्या है, सेबी के साथ बहुत सारी संस्था जुड़ी होती हैं, जैसे आप देखिए डिपॉजिटरी होती है, प्राथमिक डीलर होते हैं, ब्रोकर्स होते हैं, उन सब के ऊपर भी इसका नियंत्रण होता है ताकि निवेशकों के हितों का सुरक्षा हो सके। फिर बाजार में किसी प्रकार की धोखाधड़ी, फर्जीवाड़े की रोकथाम है, उसकी जांच है, और सरकार या संस्थाओं को परामर्श देने के लिए भी दोस्तों ये संस्था गठित की गई है। दोस्तों ये है सेबी की भूमिका। दोस्तों भारत में ये एक नियामक है, विनियामक हम जानते हैं, लेकिन आप देखिए भारत में आरबीआई जो है वो बैंकों का विनियामक है। तो यदि हम इसमें ऐड करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि सेबी के साथ साथ हमारे पास जैसे आरबीआई है वो बैंकों का विनियामक है, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDA ये बीमा क्षेत्र का विनियामक है, ये बैंकों का विनियामक है। दोस्तों इसी प्रकार से आप देखेंगे अलग अलग क्षेत्रों के, जैसे ट्राई है ये टेलीकॉम का विनियामक है। दोस्तों अगर हम देखें FSSAI खाद्य पदार्थों की क्वालिटी और उनके जो हेल्थ मैटर्स हैं उसका विनियामक। इस प्रकार से देश में अलग अलग हमने बनाए हैं विनियामक जो उन क्षेत्रों के अंदर विकास हो और जो उपभोक्ता है, निवेशक है, उसके हितों को साधने, उसको बचाने के लिए दोस्तों गठित किए गए हैं। यह है सेबी की भूमिका। दोस्तों हमारा उत्तर हो गया, हमने परिभाषा की बात कर ली। आप इसमें एज इट इज लिख सकते हैं कि सेबी एक वैधानिक संस्था है जिसकी मुख्य भूमिका निम्न है। आप शॉर्ट में भी 2-3 पॉइंट लिखेंगे तो भी काम चल जाएगा, बिकॉज आपको 15 से 20 शब्दों में अपना उत्तर देना है, जिसके लिए आपको अधिकतम 2 अंक दिए जाएंगे। दोस्तों अब हम बात करेंगे हमारे अगले प्रश्न की, जिसका नाम है खाद्य सुरक्षा के मापदंड, खाद्य सुरक्षा के पैरामीटर्स। खाद्य सुरक्षा क्या है, पहली बात तो ये करें, और इसके मापदंड क्या हों, इस किस आधार पे इसको मापा जाए, जरा उसको भी हम दोस्तों देखने का प्रयास करते हैं। दोस्तों ऐसा है कि सभी समयों पर पर्याप्त और पोषक भोजन की उपलब्धता को खाद्य सुरक्षा कहते हैं। दोस्तों ऐसा ही है कि सभी समय पर उचित मूल्य पर, मतलब सभी को शामिल करेंगे, किसी को आप छोड़ नहीं सकते हैं। तो सभी को सभी समयों पर, मतलब चाहे वो कोई भी मौसम हो, ऐसा नहीं हो सकता कि आप कहेंगे कि विंटर्स में खाना नहीं मिलेगा या समर्स में भोजन मिलेगा, नहीं। जो भी मानव के जीवन, स्वास्थ्य, पोषण के लिए समय आवश्यक है, हर समय पर उचित मूल्य पर। अगर आपने कहा भोजन है, सभी के लिए है, किंतु मूल्य ज्यादा, वो भी खाद्य सुरक्षा नहीं है। तो यहां पर खाद्य सुरक्षा दोस्तों उचित मूल्य होना जरूरी है, सभी समय होना जरूरी है, और सभी के लिए होना जरूरी है। तीनों शर्तें पूरी होनी जरूरी हैं। तो सभी को सभी समय पर उचित मूल्य पर पर्याप्त और पोषक भोजन की उपलब्धता हो, दोस्तों इसे हम खाद्य सुरक्षा कहते हैं। ये फूड सिक्योरिटी है। भोजन भी हो, भोजन में पोषण भी हो। मान लीजिए बच्चों को भोजन तो मिलता है, किंतु भोजन में आयरन नहीं है, जिंक नहीं है, मिनरल नहीं है, विटामिन नहीं है, प्रोटीन नहीं है, दोस्तों वो भोजन योग्य नहीं है। बच्चा उसे खा तो लेगा, किंतु उस भोजन से बच्चे को पोषण नहीं मिलेगा, तो वो एक तरह से व्यर्थ है। और इसीलिए खाद्य सुरक्षा तब होगी जब भोजन में पोषण होगा,
सही समय पर होगा, सभी के लिए होगा। दोस्तों इसे कहा गया है खाद्य सुरक्षा। ये हमारे अंडरस्टैंडिंग का पार्ट है। अब हम बात करते हैं कि इसके क्या मापदंड हैं। दोस्तों कैसे मापेंगे आप खाद्य सुरक्षा? जैसा मैंने कहा, सभी को सभी समय पर उचित मूल्य पर। यदि आप इन 3 बातों को देखें तो ये एक प्रकार से मापदंड ही तो है कि यदि हमारे पास पर्याप्त पोषक भोजन है, आप समझिए, पर्याप्त होना, पोषक भोजन होना, उचित मूल्य पर होना, सभी समय पर होना, सभी के लिए होना, यही तो क्या है, खाद्य सुरक्षा के पैरामीटर्स हैं। अगर कभी आपको खाद्य सुरक्षा मापनी होगी तो खाद्य सुरक्षा मापने के लिए हम क्या करेंगे? हम इन आधारों पे देखेंगे। तो आप देखिए, यदि हम खाद्य सुरक्षा के मापदंडों की बात करें तो पहला मापदंड है भोजन की उपलब्धता। मतलब यह हुआ कि भोजन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना चाहिए। भोजन की गुणवत्ता, मतलब भोजन में पोषण होना चाहिए। इसका विस्तार, मतलब समाज के सभी वर्गों तक, समाज के सभी वर्गों तक पहुंच होनी चाहिए। दोस्तों किफायती, मतलब उचित मूल्य पर होना चाहिए। आप देखिए, जो भोजन आप देते हैं, केवल क्या आटा, गेहूं, चावल से काम बनेगा? दोस्तों नहीं। यहां पर क्या है, जो उपलब्धता है उसमें विविधता होनी चाहिए। कमजोर वर्गों के लिए या विशेष आवश्यकता वाले वर्ग, जैसे गर्भवती माताएं हैं, नवजात शिशु है या छोटे बच्चे हैं, उनके लिए विशेष आवश्यकताएं जो उनकी भोजन की है, पोषण की है, वो पूर्ण होनी चाहिए दोस्तों। और इस आधार पर दोस्तों आप देखिए खाद्य सुरक्षा का मापन होगा। किन किन आधारों पर हम ये कहेंगे कि खाद्य सुरक्षा है? तो हम तब कहेंगे जब खाद्य उपलब्ध है पर्याप्त मात्रा में, खाद्य उपलब्ध है क्वालिटी में, खाद्य उपलब्ध है समाज के सभी वर्गों के लिए, खाद्य उपलब्ध है उचित मूल्य पर, भोजन में विविधता है, कुछ दूध भी है, कुछ अनाज भी है, कुछ प्रोटीन की वस्तुएं भी हैं, और दोस्तों जो कमजोर वर्ग है उनकी विशेष आवश्यकताओं को भी आप पूरा करेंगे। अगर ये सारी बातें होंगी, इसे हम कहेंगे खाद्य सुरक्षा के मापदंड। इन आधारों पर खाद्य सुरक्षा मानी जाएगी। दोस्तों यहां पे आप देखें कि इन सभी चीजों को पूरा करने के लिए वर्ष 2013 में संसद के द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट पारित किया गया। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम क्या है दोस्तों? भारत के करीब 67% जनसंख्या को उचित मूल्य पर, जैसे 3 रुपए प्रति किलो में चावल, 2 रुपए प्रति किलो में गेहूं और 1 रुपए प्रति किलो में जो मोटे अनाज हैं, तो उचित मूल्य में देश के, आप देखें अगर मैं इस कानून को इस आधार पे बांटूं तो आप देखिए क्या है यहां पर कि 2013 में देश की 67% जनसंख्या को रियायती दरों पर अनाज उपलब्ध कराने के लिए जिस कानून को बनाया गया उसे कहा गया है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, जिसके तहत दोस्तों बड़े स्तर पर भोजन की उपलब्धता की व्यवस्था की गई है। जहां तक बात विशेष आवश्यकताओं की है तो आंगनवाड़ियों में, स्कूलों में पका हुआ गर्म खाने
की उपलब्धता का प्रावधान किया गया है। जो माताएं प्रसव के दौरान हैं या गर्भवती हैं उनके लिए जो गर्म पका हुआ खाना है उसकी व्यवस्था की गई है, उसके लिए भोजन राशि आवंटित किए गए हैं। यहाँ पर गेहूं भी है, चावल भी है और मोटे अनाज भी है, मतलब विविध रूप से भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। तीसरा, बहुत ही रियायती दरों पर भोजन उपलब्ध है, इसका मतलब किफायती भी है। दोस्तों 75% ग्रामीण जनसंख्या और 50% शहरी जनसंख्या तक इसका विस्तार किया गया है। मतलब देश के 67% पॉपुलेशन, मतलब 2/3 पॉपुलेशन तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम विस्तार करता है, जिसमें उन्नत क्वालिटी के जो भोजन है, पोषण है, उसको दिए जाने का प्रावधान है। दोस्तों इस प्रकार से आप देखें, ये हमारे मापदंड हैं और इस मापदंडों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम बहुत अच्छे तरीके से पूरा करने का प्रयास करता है। लेकिन आप जानते हैं कि बहुत बार सरकारी योजनाओं में विफलता होती है, भ्रष्टाचार होता है, इस कारण से बहुत जगहों पर अनाज नहीं मिलता या खराब क्वालिटी का मिलता है। लेकिन उसके बाद भी दोस्तों ये प्रयास है। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा कि आपको बताना है कि खाद्य सुरक्षा के मापदंड क्या है। तो इसका मतलब ये है कि आप बताएंगे कि सभी को सभी समय पर उचित मूल्य पर पर्याप्त और पोषक भोजन मिलना खाद्य सुरक्षा है। लेकिन हम उत्तर लिखेंगे इस आधार पर कि मापदंड इसके उपलब्धता है कि पर्याप्त भोजन उपलब्ध हो, क्वालिटी वाला हो, समाज के बड़े वर्ग तक विस्तार हो, किफायती हो और पोषण में, भोजन में विविधता हो। अगर ये पांचों छठी चीज पूरी होती है तो खाद्य सुरक्षा के अलग अलग मापदंड पूरे हो जाते हैं। दोस्तों ये था हमारा इस प्रश्न का उत्तर, जिसके साथ ही दोस्तों इस वीडियो की हम समाप्ति करेंगे कि हमने आज के इस वीडियो में 2017 में आए प्रश्नों पे काफी विस्तार से चर्चा की है। दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में, जहां पे हम मध्य प्रदेश मुख्य परीक्षा में आए अन्य प्रश्नों पर भी विस्तार से बात करेंगे और उत्तर के साथ साथ अतिरिक्त जानकारी को जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। दृष्टि देखते रहें। धन्यवाद।